नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बेंगलुरु में मजलिस को जलसे की इजाजत न देने पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की बरहमी। कांग्रेस हुकूमत पर आजादी इजहार को रोकने का इल्जाम। बेंगलुरु में पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। राहुल बोज्जा हैदराबाद के नए जिला कलेक्टर, रोनाल्ड रोस मेदक के कलेक्टर मुकर्रर। बलदी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, हुकूमत के अहकाम जारी। और तालाब कट्टे से लापता कमसिन लड़की का कत्ल, लाश जेर तामीर मकान के सम से दस्तयाब, इस्मत रेजी का शुबा। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात में भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बेंगलुरु में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बेंगलुरु की तरक्की मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी है। कर्नाटक की साबिका बीजेपी और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बेंगलुरु की बलदिया के लिए 5020 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया था और सफाई के लिए 488 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, लेकिन बेंगलुरु की सड़कों से 20% कचरे की निकासी तक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आखिर 488 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि बेंगलुरु की 60% से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने कर्नाटक बिलखुसूस बेंगलुरु में उनके जलसे पर पाबंदी आयद किए जाने की मजम्मत करते हुए कहा, कांग्रेस की हुकूमत आज़ादी इजहार पर पाबंदी आयद करना चाहती है और ये जमहूरियत नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत कांग्रेस की लापरवाही की वजह से हुई और मुंबई के फसादात को भी कांग्रेस नहीं रोक पाई। मक्का मस्जिद बम धमाके के मुलजिमीन को जमानत भी हासिल हुई है। ये सवाल पूछे जाने पर कि बेंगलुरु में मजलिस के आने से मुसलमान वोट तकसीम होंगे, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 2009 और 2014 के इंतखाबात के दौरान बेंगलुरु से भी एक मुसलमान रुकने पार्लियामेंट मुंतखब नहीं हो पाया, जबकि मजलिस ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इंसाफ और हक के लिए मजलिस की जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला भी मौजूद थे। The BBMP elections which are going to be held, and our party is of the opinion that Bengaluru's growth is very much important for the nation's growth, and unfortunately in BBMP the civic amenities which should have been provided by the ruling party, whether it is Congress or previously BJP, they have failed miserably. And despite BBMP having a budget of 5,020 crores, out of which nearly 488.83 crores was given for solid waste management. And our party is of the opinion that not even 20% of the garbage is picked up from the streets of Bengaluru. We would like to know where is this 488.43 crores have gone, in whose pockets this money has gone, whereas garbage is lying on the streets and the people of Bengaluru are suffering because of this. What happened to the July 2014 Kasa Mukta Bengaluru, garbage free Bengaluru was launched? Nothing happened. This is an IT hub. The growth of Bengaluru is very, very important for the nation's growth. But because they cannot understand, they cannot feel the pain of the common man who is going through an excruciating pain of driving on these roads which cannot be called roads, which are full of potholes.
To say because tomorrow we are going to celebrate August 15th. We are going to celebrate our nation's Independence Day. We celebrate our Independence Day. We also pay homage to those great freedom fighters. And why did they fight? For this nation to be independent. For our voices to be heard. For different voices to be heard. But now what we are saying is that no, a voice which opposes the Congress party will not be heard, will be stopped. Is that Independence Day? Is that freedom of expression? Is that how we pay our homage to those great freedom fighters who gave their lives to ensure this nation becomes independent, strong, democratic, secular republic? I am posing a question to the Congress party. Are you for freedom of expression or not? I know reasonable restrictions in Article 19. But how is it that from February to August you don't allow me? I am a member of parliament having taken oath on the Indian constitution. I can speak in the biggest panchayat of the land, that is the Indian parliament, but I cannot speak in the streets of Bengaluru. What kind of freedom of expression is this? Yesterday in parliament I stood up and supported the adjournment motion moved by Mr. Mallikarjun Kharge. At that time the Congress party said thank you. I said I am going to Bengaluru tomorrow. Then they said why? I said when I talk about you, you said thank you. But when I say I am going to Bengaluru, your color of the face changes. Where is the freedom of expression? The Congress party over here is drunk in arrogance. They are drunk in arrogance. They must remember the people of India have thrown away biggest leaders of national fame. You are stopping me? For what? Because yes, I will continue to oppose you. I will continue to oppose BJP and RSS for the ideology. But that does not mean that no, you will not be allowed to come here. And please understand, elections should be free and fair. How are elections free and fair if Asaduddin Owaisi cannot say what he has to say? And do you please, I would request my journalist friends over here, while I was coming over here, and police officer called and said, have you taken permission to address a press conference? For God's sake, is this emergency? That even to address the press, I have to take a permission? Are we living in a dictatorship or in a democracy? I have all the right to come to Bengaluru. This is part of my country. You might disagree with my political ideology. I thank you for that. But how can you stop me? Twice permission was given, it was cancelled. Today I was supposed to hold a public meeting. Last moment it has been cancelled. ACP has given permission, the DCP says not a competent authority. Then who is the competent authority? The competent authority are the ruling party. But they must remember that I am not going to stop over here. In another 2.5 years, assembly elections will be held. What will happen then? Can you stop me in assembly elections? I will see to it that I will contest in major assembly seats now. Till now I have not decided, I was going slow, but now you have given me a direction. I am going to... Can you stop me then? No, you cannot stop me. How is it that when assembly and parliament elections, which are monitored by the Election Commission of India, I will get permission? And how is it that the police will not listen to the government? They are listening to them now. I don't blame the police. They are doing what can they do. They have to listen to their political masters. But this is the tragedy. And then one permission which was denied to me, it said that because Asaduddin Owaisi spoke about Yaqub Memon, the embers are very high. I am putting a counter question to Congress. Digvijay Singh and is coming, I am told. He's been given permission to hold a meeting. I want to ask a simple question. Asaduddin Owaisi is the biggest, baddest, meanest man in the whole India, I agree. I want to know from the Congress Muslim MLAs, भाई साहब, आपका opinion क्या है याकूब मेमन के बारे में? Please tell us your opinion on record.
Because there have been many Congress leaders from Karnataka who called me on my phone and said, "Kya bole Asad sahab? آپ حق ادا کر دیے." بولا آپ بولو نا. ارے ہم کیسا بولنا بھائی, میرے کو فون پہ بول سکتے, آن ریکارڈ بولو. But you are denying me permission because I have spoken something about Yaqub Mehman, about marhum Yaqub Mehman. Yes, whatever I have said it is on record. I need not reiterate it. But what is your opinion? You are also responsible because Congress party was in power in 92. Babri Masjid demolition happened because of Congress party's connivance. The riots in Mumbai happened because Congress didn't stop it. I am making all these charges, they are on record. And let them also say, now Asiman accused in Makkah Masjid bomb blast have got bail. Makkah Masjid bomb blast, 12th March 2014, they were given bail. I spoke to Mr. Shinde. I said, sir, you still have 2 months. You can still file an SLP. But they didn't do. I am raising all these issues. So Asaduddin Owaisi becomes a persona non grata. But I am assuring them that I will continue to raise issues which I believe are the rightful issues. And my stand for justice and my fight for justice will continue no matter what. And after this treatment being meted out to us, I am assuring inshallah ta'ala, assembly election will be putting up more candidates. In the Bengaluru, 6 assembly segments have also identified some candidates. I have told them start working from now on. I will not go back now because this is not the way we pay homage to those great freedom fighters who fought for democracy. What was the main fight? No, we want our country to be independent. We want our voices to be heard. East India Company cannot be reflective of our voices. This is what is happening over here. And I am sure the people of Bengaluru would understand and give a definite verdict. And I am sure that they will give us an opportunity to serve them. These are what I have to say. I am sorry if I have taken long. You can ask me any question you want and I am going to sit here and answer all of them. Thank you. Muslim vote की आप बात कर रहे हैं. 2009 में मैं पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ा. 2014 में मैं पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ा. एक भी मुसलमान क्यों नहीं जीता एमपी? कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं इसका. आप सोचिए 10 साल से कर्नाटका में एक मुस्लिम एमपी ने जीत पा रहा है. कितने पॉपुलेशन है, कितने मुस्लिम एमएलए कर्नाटका असेंबली में है? मैं जिम्मेदार हूं. अब ऐसा हो जाएगा कि कांग्रेस के मिनिस्टर के घर में अगर भैंस दूध नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं ओवैसी सामने से गया था इसलिए भैंस दूध नहीं दी. ये कैसा होगा? ये आप इंट्रोस्पेक्शन करो, गलती आप में है. और मोर देन पॉलिटिक्स, कांग्रेस शुड रिमेंबर दैट व्हाट गोज अराउंड विल कम अराउंड. आज आप पावर में है, कल कोई और आएगा पावर में. अगर आपके लीडर को दिल्ली से आने रोक दिया तो क्या बोलेंगे आप? यू आर डूइंग रॉन्ग, दिस इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. और अगर डर होता है तो डर होना चाहिए, डर होना चाहिए. अब डरने का टाइम है. इससे पहले सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बेंगलुरु के फिरजो टाउन में इस्माइल सेठ मस्जिद में नमाज जुमा अदा की. इस मौके पर मुकामी मुसलमानों की कसीर तादाद मौजूद थी. बैरिस्टर ओवैसी ने मुकामी मुसलमानों से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की. बेंगलुरु पहुंचने पर बैरिस्टर ओवैसी का वालेहाना इस्तकबाल किया गया. मेदक जिले के कलेक्टर राहुल बुज्जा का हैदराबाद तबादला कर दिया गया है. वो 2000 बैच से ताल्लुक़ रखते हैं. 27 अगस्त 2014 को बहजत जिला कलेक्टर मेदक जायज़ा लेने के बाद उन्होंने 1 साल तक वहां खिदमात अंजाम दी, जिसके बाद कलेक्टर हैदराबाद की हैसियत से उनका तबादला किया गया. रियासती हुकूमत ने उनके तबादले के अहकाम जारी करते हुए उनकी जगह रोनाल्ड रोज को कलेक्टर जिला मेदक मुकर्रर किया है. रोनाल्ड रोज IAS बैच 2006 से ताल्लुक़ रखते हैं. 22 जुलाई 2007 को उन्हें असिस्टेंट कलेक्टर लैंड रेवेन्यू मेदक मुकर्रर किया गया था. वो अब तक असिस्टेंट और सब कलेक्टर के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं.
عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں تنخواہوں میں اضافے سے متعلق احکام جاری کیے گئے ہیں۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے کمشنر سومیش کمار نے بتایا کہ سینٹرنگ، ویٹنری اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کام کرنے والوں کی تنخواہ 8,500 سے بڑھا کر 12,000 کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سینٹری فیلڈ اسسٹنٹ 9,000 سے زائد تنخواہ میں اضافہ کرتے ہوئے 13,000 روپے کیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ ڈرائیورز کی تنخواہ کو 10,000 سے بڑھا کر 15,000 روپے کیا گیا ہے۔ اضافہ تنخواہ کا اطلاق 15 جولائی سے ہوگا۔ یوم آزادی تقاریب کے پیش نظر شہر میں پولیس کی طرف سے تلاشی مہم جاری ہے۔ پنجاگٹا اور امیر پیٹ کے علاقوں کے بڑے شاپنگ مالز کا پولیس نے اچانک معائنہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سادہ لباس میں ملبوس پولیس کے ملازمین ہتھیاروں کے ساتھ شاپنگ مالز میں داخل ہو گئے تھے۔ سیکیورٹی کی کوتاہی پر مالز کے ذمہ داروں کو نوٹس جاری کی گئی ہے۔ اے سی پی پنجاگٹا وینکٹیشورلو کی نگرانی میں یہ معائنہ کیا گیا۔ انہوں نے شاپنگ مالز کے ذمہ داروں کو تاکید کی کہ تمام احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ انہترویں یوم آزادی تقاریب کے پیش نظر ہندوستانی مسلح فوج کی بسان ڈویژن کی جانب سے فوجی اسلحہ اور دوسری چیزوں کی سکندرآباد اور مہدی پٹنم میں نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس نمائش کا مقصد شہریوں میں شعور بیداری اور جذبہ حب الوطنی کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر 3,000 اسکولی طلباء کے علاوہ قریب 5,000 غیر فوجی افراد جن میں کم عمر بچے بھی شامل ہیں نمائش سے استفادہ کیا۔ اس موقع پر فوج کی جانب سے مختلف اسٹالز بھی لگائے گئے تھے جس کا مقصد نوجوانوں میں فوجی خدمات کے لیے دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ قلعے گولکنڈے کے احاطے سے 3 سانپوں کو پکڑا گیا ہے۔ یوم آزادی تقاریب کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کے دوران علاقے میں سانپوں کی موجودگی کی اطلاع پر زو کے عہدیداروں نے ان سانپوں کو پکڑا۔ قلعے کے آس پاس کے علاقے میں بھی غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ پی سی سی کے صدر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر بعض طاقتیں ملک کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ 7 اگست کو سری پرمبدور سے نکالی گئی راجیو سدبھاونا یاترا گاندھی بھون پہنچنے پر آندھرا کے پی سی سی صدر رگھویر ریڈی کے علاوہ دیگر قائدین نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ راجیو گاندھی پر سشما سوراج کے ریمارکس بدبختانہ ہیں۔ ہندوستان کو عصری بنانے میں راجیو گاندھی نے اہم رول ادا کیا تھا۔ اس موقع پر آندھرا کے پی سی سی صدر نے کہا کہ 21ویں صدی میں ہندوستان کو دیگر ممالک سے کندھا ملا کر چلنے کے قابل راجیو گاندھی نے بنایا ہے۔ کابینی وزراء کے بعد اب رکن اسمبلی سرینیواس گوڑ نے بھی حکومت کو بالواسطہ طور پر نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملازمین کے ہیلتھ کارڈ کے معاملے میں عہدیدار تساہل سے کام لے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری سے نمائندگی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کی ہدایت کے باوجود بھی عہدیدار اس معاملے میں صرف جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اس معاملے کو طول دے رہے ہیں۔ سابق وزیر ڈی کے ارونا نے کہا کہ مرکزی وزیر خارجہ سشما سوراج نے راجیو گاندھی کے خلاف جو ریمارکس کیے ہیں اس پر انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گاندھی خاندان نے ملک کے لیے کئی قربانیاں دی تھیں۔ 18 دن چلائے گئے پارلیمانی اجلاس میں وزیر اعظم نے کانگریس کے سوالات کا جوابات نہ دینے پر پارلیمنٹ کا رخ ہی نہیں کیا۔ آندھرا کونسل کے اپوزیشن لیڈر رام چندریا نے کہا کہ نریندر مودی ڈکٹیٹرشپ چلا رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں انوکھے واقعات سامنے آئے ہیں۔ مرکزی حکومت کے وزراء پارلیمنٹ نہ چلنے پر پلیکارڈز کے ساتھ احتجاج کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایوان کی کارروائی چلانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر اس کا الزام اپوزیشن پر ڈال کر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کے ساتھ تعلقات بی جے پی کی تاریخ رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے کہا کہ کانگریس کے خلاف بی جے پی کی مہم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ داغدار وزراء اور وزرائے اعلیٰ کو بچانے کے لیے بی جے پی کانگریس پر بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے۔
हनुमंत राव ने कहा कि मुल्क की आज़ादी से लेकर मुल्क के अवाम के लिए सिर्फ कांग्रेस बिलखुसूस गांधी खानदान ने कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी के किस लीडर ने मुल्क और अवाम के लिए कुर्बानी दी है। नोट बनावट स्कैम के सिलसिले में तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी जुमे को एसीबी की अदालत में पेश हुए। स्कैम के दीगर मुलजिमीन उदय सिन्हा और सेबेस्टियन ने भी अदालत में हाजिरी दी। बाद में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने उनके तेलुगुदेशम छोड़ने से मुताल्लिक फैलाई जा रही खबरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वो तेलुगुदेशम में हैं और तेलुगुदेशम में ही रहेंगे। आंध्रा के साबिक वजीर शैलजानाथ ने कहा कि रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने में चंद्रबाबू नायडू नाकाम हो चुके हैं और अब अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए झूठ पर मबनी मसवदे को मीडिया के सामने रखा जा रहा है ताकि अवाम को ये गलत बावर करा सकें कि रियासत की तकसीम में उनका क्या रोल था। शैलजानाथ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद भी सियासी मफादात के लिए दोनों तेलुगु अवाम की पीठ में खंजर घोंपने का काम चंद्रबाबू नायडू ने अंजाम दिया है और अपना ज़मीर मोदी के पास रहन रख दिया है। तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसके लिए काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को चाहिए कि उन्हें अपने फार्म हाउस से हटकर रियासती किसानों की फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दौलतमंद रियासत में भी तेलंगाना को दूसरा मुकाम हासिल है, लेकिन किसानों की खुदकुशी के वाक़यात में भी तेलंगाना दूसरे मुकाम पर पहुंच चुका है। वज़ीर आला सिर्फ मेरा ख़ानदान, मेरी पार्टी और मैं के फार्मूले पर अमल कर रहे हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम के एक और लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने वज़ीर आला और आबपाशी के वज़ीर से मुतालबा किया है कि वो नए प्रोजेक्ट की तामीर के साथ साथ मौजूदा आबपाशी प्रोजेक्ट्स को भी बचाने के लिए इक़दाम करें। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर हुकूमत में बोबली के मामले में जो नुकसान हुआ, इससे 6 अजला खुशहाली का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में पुष्करालू के लिए भी महाराष्ट्र हुकूमत से पानी के लिए भीख मांगनी पड़ी थी, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो रियासत की ज़रूरियात को देखते हुए आबपाशी प्रोजेक्ट्स को तरजीह दे। ओवैसी हॉस्पिटल में प्री मैच्योर यानी वक्त से पहले पैदा हुए इंतहाई कम वजन के बच्चे का दवाखाने में दस्तयाब असरी सहूलतों और माहिर डॉक्टर की निगरानी में कामयाब इलाज किया गया। ओवैसी हॉस्पिटल के अमराज अतफाल के माहिर डॉक्टर प्रोफेसर अल्ताफ नसीम ने बताया कि लगभग 800 ग्राम के बच्चे को सांस लेने में पैदाइश के बाद तकलीफ थी, लेकिन बरवक्त इलाज से बच्चे की सेहत बेहतर है। उन्होंने बताया कि दीगर कॉरपोरेट दवाखानों में जहां इस तरह के इलाज के लिए खतीर रकम ली जाती है, वहीं ओवैसी हॉस्पिटल में 10-15,000 रुपये में नौमौलूद बच्चे का इलाज किया गया और उसे दवाखाने से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। नौमौलूद के अफराद ख़ानदान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि दवाखाने में दस्तयाब सहूलतों और डॉक्टर की काविशों से कामयाब इलाज हुआ है। अमान नगर भी तालाब कट्टे से 3 दिन कबल लापता हुई कमसीन लड़की की लाश इलाके में ज़ेर तामीर मकान के सम से मसशुदा हालत में दस्तयाब हुई है। 12 साला हुदा बेगम की लाश बरामद होने की खबर आम होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। साउथ जोन डीसीपी वी सत्यनारायण के बशमूल जोन के दीगर आला अहदेदारों ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। डीसीपी ने मुतवफ़िया की इस्मत रेज़ी और फिर कत्ल के इम्कान को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया। उनका कहना था कि पुरानी दुश्मनी भी इस कत्ल की वजह हो सकती है। वी सत्यनारायण ने कहा कि अंदरून 2 या 3 दिनों में इस मामले को हल कर लिया जाएगा। वाज़ेह है कि पुलिस की तरफ से तालाब कट्टे के इलाके में हालिया चंद दिनों के दौरान गैर समाजी अनासिर के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी और कई अफराद को गिरफ्तार भी किया गया था। मुकामी अवाम ने इस घिनौने जुर्म के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हुदा बेगम के अफराद ख़ानदान पर इस वाक़े से सख्त तारी है। ये पुराना शहर का भवानी नगर पुलिस स्टेशन का अंदर एक मिसिंग केस, किडनैप केस रिसीव कर दिया भवानी नगर पुलिस। 11 तारीख को शाम को लगभग 8:30 बजे को हुडा बेगम, एक लड़की 12 साल का, वो 7th क्लास पढ़ रही थी,
वो इंडियन एम्बेसी स्कूल में। ये मटन परचेज करने के लिए गई थी, लेकिन फिर वापस आया नहीं। वो 9 बजे तक इंतज़ार करके वो ढूंढना शुरू कर दिया फैमिली मेम्बर्स। 11:30 बजे को पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट कर दिया। ये तुरंत किडनैप केस, माइनर लड़की थी, किडनैप केस रजिस्टर करके 3 टीम्स उनका ट्रेस करने के लिए बहुत कोशिश कर दिया। टास्क फोर्स में तुरंत वहाँ जाके सुपरवाइज कर दिया। 5 टीम्स 48 आवर्स, कम से कम 15 लोग आवारा फिरता है न वहाँ वाइटनर्स, उनको पकड़कर उनका एग्जामिन कर दिया, लेकिन फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आया नहीं। आज सुबह उनका घर का आसपास एक न्यू कंस्ट्रक्शन हाउस है, उनका वाटर सम में उसकी डेड बॉडी मिल गया। वो स्ट्रैंगुलेशन से मार दिया। वो मारने के लिए क्या काज है, क्या वजह से उनको मार दिया, कोई फैमिली डिस्प्यूट्स है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है, कोई आवारा फिरने वाला पकड़कर उनका पहचान में अगर मालूम हो जाता इसके छुपाने के लिए मार दिया, वो मालूम हो जाएगा। बॉडी उस्मानिया हॉस्पिटल में भेज दिया गया। वहाँ इंक्वेस्ट पोस्टमार्टम होने के बाद कैसे मर गया, मर्डर कैसे हुआ था मालूम हो जाएगा। ये क्रिमेशन के बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज करके जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है, वो रिश्तेदार है, फैमिली मेम्बर्स है, वो आसपास है आदमी है, उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करके ये मासूम बच्ची का मारने वाले के ऊपर वो स्ट्रिक्ट एक्शन हम करेंगे। सर कितने टीम फॉर्म करेगी? अभी तक 5 टीम करेगा। हमारा एसीपी संतोष नगर टास्क फोर्स, मैं खुद सुपरवाइजन करके इमीडिएटली विद इन आवर्स 2 दिन का अंदर उन सब लोगों को पकड़ेंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने तारीखी चार मीनार को माहौलियाती आलूदगी से महफूज रखने के लिए अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए चार मीनार के अतराफ व अकनाफ ऑटो रिक्शाओं के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी 15 अगस्त से आयद की जा रही है। इसका इतलाक रोजाना सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक होगा। मदीना जंक्शन से आने वाले ऑटोज को काली कमान या मिट्टी का शेर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह हुसैनी आलम और चौक से आने वाले ऑटोज को लाड़ बाजार से पहले ही रोक दिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जिन 5 मकामात पर ऑटो अलाइटिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं वो हैं SYJ कॉम्प्लेक्स, बसंती नाका पुलिस आउटपोस्ट, गुलजार हाउस, मोती गली और चौक मैदान खां। महकमे पुलिस ने तमाम ऑटो ड्राइवर से ख्वाहिश की है कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। आम शहरियों और ट्रैफिक पुलिस के दरमियान नोक झोंक, बहस व तकरार और नाशाइस्ता बर्ताव की कई शिकायतें मौसूल होती रहती हैं, लेकिन इनका कोई सबूत नहीं होता, जिसकी वजह से खाती का पता चलाना दुश्वार हो जाता है। इस मसले के हल के लिए और पुलिस को अवाम दोस्त बनाने के मकसद से जिस्म पर पहने जाने वाले कैमरे लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि पुलिस की छवि को बेहतर बनाया जा सके। इस तरह के 100 कैमरे हिंदुस्तान में पहली बार हैदराबाद में पुलिस अहदेदारों को जारी किए गए। इसका इफ्तिताह रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस बशीरबाग में अंजाम दिया। ये प्रोजेक्ट गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में तजुर्बाती तौर पर शुरू किया गया था, जिसकी कामयाबी के बाद इस तरह के 100 कैमरे मुंतखब पुलिस अहदेदारों के लिए जारी किए गए हैं। साउथ जोन टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए हैदराबाद में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 बांग्लादेशी निजात और एक का ताल्लुक म्यांमार से बताया गया है। CCS पुलिस के मुताबिक इन चारों ने जाली दस्तावेजात तैयार करते हुए हिंदुस्तानी पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड्स और आधार कार्ड्स भी बनवा लिए थे। गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 4 हिंदुस्तानी पासपोर्ट, 1 बांग्लादेशी पासपोर्ट, 4 सेलफोन, जिहादी लिटरेचर और दीगर कई दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए 2 लाख रुपए मालियत के सेलफोन जब्त कर लिए हैं। तफसीलात के मुताबिक घासी बाजार का रहने वाला 22 साला संदीप शर्मा मुख्तलिफ मकामात से कीमती सेलफोनों का सरका किया करता था, जिसको पुलिस ने हिरासत में लेते हुए 21 सेलफोन जब्त कर लिए हैं।
दूसरी तरफ नाचारम पुलिस ने 9 सरखे की वारदातों में मुलविस एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी मल्काजगिरी रामा राजेश्वरी ने मीडिया को बताया कि उसने रविंद्र नगर के रहने वाले 25 साला एच संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जो रात और दिन में नाचारम पुलिस हदूद में सरके की वारदातें अंजाम दिया करता था। उन्होंने बताया कि सारिक MBA तक तालीम हासिल कर चुका है और वो 2014 से मकानों को दूध की पैकेट फराहम करने के बहाने मुखफ़्फ़ल मकानों में सरके की वारदातें अंजाम दिया करता था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के कब्जे से 36 तोले के सोने के जेवरात और 24 तोले चांदी के अशिया के अलावा 2 लैपटॉप बरामद किए हैं। एक और वाक़े में मेटपल्ली पुलिस ने 2 आदी मुजरिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जो सरके और रज़नी की वारदातें अंजाम दिया करते थे। डीसीपी मल्काजगिरी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने टोली चौकी के रहने वाले 21 साला ई नवीन और अमीरपेट के रहने वाले 27 साला के राजू को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इलाके में रज़नी की वारदातों के पेश नज़र रखते हुए चौकसी अख्तियार की है और तलाशी मुहिम भी शुरू की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारे कई वारदातों और मोटरसाइकिल के सरकों में भी मुलविस है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिकों के कब्जे से 10 तोले के तिलाई जेवरात और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बेंगलुरु में मजलिस को जलसे की इजाजत न देने पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की बरहमी। कांग्रेस हुकूमत पर आजादी इजहार को रोकने का इल्जाम। बेंगलुरु में पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। राहुल बोज्जा हैदराबाद के नए जिला कलेक्टर, रोनाल्ड रोस मेदक के कलेक्टर मुकर्रर। बलदी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, हुकूमत के अहकाम जारी। और तालाब कट्टे से लापता कमसिन लड़की का कत्ल, लाश जेर तामीर मकान के सम से दस्तयाब, इस्मत रेजी का शुबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।